प्रमेय के प्रयोग चल रहे थे। इसमें आपका छठा प्रयोग है एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल का टॉपिक हमने किया था एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह टॉपिक इस टॉपिक के बिल्कुल लगभग मैच करता हुआ टॉपिक है। एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम एक गोला प्रयोग कर रहे हैं। मानकर चलिए कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है जिसका केंद्र बिंदु O है। केंद्र बिंदु O से बाहर की तरफ कोई बिंदु P आप मान सकते हैं। मानकर चलिए ये कोई बिंदु है P, और आप बिंदु P पर बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो जब हम किसी गोले को आवेश देते हैं तो यह आवेश उसके प्रति एकांक आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जैसा कि आप समझते आए हैं, यहां पर एक शब्द आ गया आयतन। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक किए हैं उसमें जो हम आवेश देते हैं वस्तुओं को, वह आवेश उनके प्रति एकांक लंबाई पर या प्रति एकांक क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो रहा था। लेकिन यहाँ पर यह आवेश गोले के प्रति एकांक आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो रहा है। इसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो समझने के लिए मान लेंगे माना गोले के आवेश का आयतन घनत्व रो है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा डीपली। आवेश का आयतन घनत्व यानी जब आवेश किसी गोले को दिया जाता है तो यह आवेश गोले के प्रति एकांक आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। मानकर चलिए V आयतन वाले, कैपिटल V आयतन वाले गोले को दिया जाने वाला आवेश Q है। तब आवेश का आयतन घनत्व रो इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V। Q अपॉन V। आप इसका मात्रक भी लिख सकते हैं। आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम है और आयतन का मात्रक है मीटर की पावर 3। आप यहाँ इसका मात्रक लिख सकते हैं अलग से, हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर की पावर 3। विमा भी आप इसकी यहीं से लिख सकते हैं। वैसे हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब ये शब्द आ गया है इस टॉपिक में तो आपको इस शब्द के बारे में इसका अर्थ क्या होता है पता होना चाहिए। आवेश की विमा 80 होती है अपॉन में, और जो आपका आयतन होता है उसकी विमा L की पावर 3 होती है। L की पावर 3 नीचे प्लस की है, ऊपर जब जाएगी तो ये माइनस की पावर हो जाएगी, अर्थात L की पावर माइनस की 3 इंटू T इंटू A इसकी विमा हो जाती है। दोबारा परिभाषा समझ लेंगे। किसी गोले को दिया जाने वाला आवेश उसके प्रति एकांक आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इस प्रकार प्रति एकांक आयतन पर वितरित होने वाले आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है इसका रो इक्वल टू Q अपॉन V। V है किसी गोले का आयतन। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर की पावर 3 और विमा हो जाएगी इसकी L की पावर माइनस के 3 इंटू T इंटू A। लेकिन हमारा मूल टॉपिक ये नहीं है। इस टॉपिक में ये सब आना था तो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। हमारा जो मूल टॉपिक है वो एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मानकर चलिए इसके बाहर गोले के केंद्र बिंदु O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है और उसके पृष्ठफल भी बतानी है और उसके कहीं ना कहीं एक कोई आंतरिक बिंदु हो सकता है तो उस पर भी हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो बिंदु P से होते हुए एक गॉसियन गोलाकार पृष्ठ की रचना करेंगे केवल कैलकुलेशन के लिए।
गोले के केंद्र बिंदु O से बिंदु P तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, और बाहर वाला जो हमने गोला बनाया है, जो गॉसियन पृष्ठ बनाया है, इसे लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ कौन सा है? ये बाहर वाला गॉसियन पृष्ठ है, और अंदर वाला कौन सा है जी? गोला है। अंदर वाला क्या है? गोला है, जिसकी त्रिज्या कितनी प्रयोग की है हमने? कैपिटल R प्रयोग की है। गोले के केंद्र बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, और ध्यान देंगे जो बाहर हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है, यह पृष्ठ छोटे छोटे लघु अवयवों से मिलकर बना है। सिर्फ वैसे ही बिंदु P के चारों तरफ एक लघु अवयव है, जिसका क्षेत्रफल क्या है? वो dA है। क्षेत्रफल dA है। अब क्योंकि इसको धनावेश दिया है, स्पेशली धनावेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होगी, अर्थात E वेक्टर आप इस तरह से इसको शो कर सकते हैं, बाहर की तरफ। E वेक्टर और A वेक्टर दोनों समदिश है, एक ही दिशा में है, अर्थात दोनों एक दूसरे से समांतर है। समांतर होने के कारण इनमें 0 डिग्री का एंगल बनेगा, अर्थात थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बिंदु P हमने यहाँ माना था, आप इस बिंदु P को कहीं भी मान सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो होगी बाहर की तरफ, और ये त्रिज्यतः लंबवत होगी। त्रिज्यतः लंबवत होगी, अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यदि आप परिधि के सापेक्ष एक रेखा खींचेंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। क्या कर रहे हैं? अब हम ज्ञात करेंगे इस लघु अवयव के कारण, लघु अवयव के कारण या लघु अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई। डी फाई ई हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब यहाँ पर वही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला बन रहा है। अदिश गुणनफल यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, तो आप इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है ए बी कोस थीटा, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में भी किया था। हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा। ध्यान देंगे बिंदु P पर जो E वेक्टर है और D A वेक्टर है, दोनों एक ही दिशा में है, और इनके बीच में कौन सा कोण बन रहा है? 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो थीटा के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? 0 प्रयोग करेंगे। तो d फाई E इक्वल टू क्या हो जाएगा? d फाई E इक्वल टू हो जाएगा E D A cos 0। सारणी से जो cos 0 की वैल्यू आती है वो कितनी है? 1 है। 1 से आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ई डी ए हो जाएगा, अर्थात डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई डी ए हो जाएगा। अब आप क्या याद करेंगे? ये तो केवल लघु अवयव के कारण या लघु अवयव से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की आपने गणना की है। इसी प्रकार के छोटे छोटे लघु अवयव इस पूरे पृष्ठ पे हैं। तो इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण या इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आप याद करेंगे, तो हो जाएगा फाई इक्वल टू, लिखेंगे थ्योरी में लिख लीजिए, पूरे गॉसियन पृष्ठ, पूरे गॉसियन पृष्ठ से निर्गत, निर्गत का मतलब है गुजरने वाला या निकलने वाला, निर्गत वैद्युत फ्लक्स
वैद्युत फ्लक्स। फाई इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ए और अंदर रहेगा डी फाई ई। पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो हो जाएगा फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ए डी फाई ई। और डी फाई की वैल्यू आपने पहले फाइंड कर ली है, वो है ई डी ए, ऊपर ई डी ए, ये है डी फाई ई की वैल्यू। आप इस वैल्यू को अंदर रखेंगे तो हो जाएगा फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ए डी फाई के स्थान पर ई डी ए का प्रयोग करेंगे। जो चीज कॉमन है कॉमन करके बाहर निकालेंगे समाकलन करने के लिए। और अब यहाँ पर देखेंगे ई में कोई भी डिफरेंशियल नहीं है, ए में डिफरेंशियल चल रहा है क्योंकि ये लघु अवयव है। तो ये अंदर रहेगा और ई को कॉमन करके हम बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रेशन ए और अंदर रहेगा डी ए, कुछ इस तरह से। इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ए डी ए क्या है? पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है जिसकी त्रिज्या आपने स्मॉल आर मानी है। तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल a इक्वल टू 4 पाई, त्रिज्या इसकी स्मॉल आर है तो स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो a के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? इस पूरे के स्थान पर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा 5e इक्वल टू e इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 5 इक्वल टू e इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये आ जाएगा पूरी गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। गोले को दिया जाने वाला आवेश Q है, गोले को दिया जाने वाला आवेश Q है, तब गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की दोनों की तुलना कर सकते हो। और यदि आप इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं मान रहे तो फाई ई की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। जो भी आपको उचित लगे वो आप कर सकते हो। मानकर चलिए मैं फाई ई की वैल्यू को, फाई ई का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं। समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त होगा देखते हैं। फाई की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो प्राप्त होगा e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, e इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, कुछ इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन छोटा r स्क्वायर। मात्रक चाहो तो लिख सकते हो न्यूटन प्रति कूलम। अर्थात इतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी बिंदु P पर, और ये बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी सूत्र उत्पन्न हो रहा है। इससे सिद्ध होता है कि
गोला इस समय ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कि पूरा आवेश इसके केंद्र पर उपस्थित है। आप इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। समीकरण नंबर 1 आपने ऊपर बनाई है और इसको समीकरण नंबर 2 आप मान सकते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको आगे आएगी। ये साफ कर देते हैं। आवेश का आयतन घनत्व आपने रो माना था और इसके बारे में हमने थोड़ा बता दिया था पहले आपको, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं हम जा रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो आवेश का आयतन घनत्व क्या है जी? रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यहाँ से क्यू की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू रो। v इंटू रो हो जाएगा। त्रिज्यी गुणा करके आपने q की वैल्यू को फाइंड किया है। अब v की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन हम गोले के लिए इसको कर रहे हैं, क्योंकि गोले का जो आयतन घनत्व है, आयतन आवेश घनत्व वो रो है, तो और इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल r है, तो हो जाएगा q इक्वल टू v। v की वैल्यू नहीं है तो 4/3 पाई कैपिटल R की पावर 3 का आप प्रयोग करेंगे। ये आयतन का सूत्र बन जाता है जो त्रिज्या दे रखी है तो। और आगे है इनटू में रो, तो इतना आवेश उत्पन्न होगा इस गोले पर। Q का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, जिससे E की वैल्यू आपको पता होगी इसके पृष्ठ पर कितना आवेश है कितना नहीं है। तो लिखेंगे Q का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा देखते हैं। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, और क्यू की वैल्यू आपको ये रखनी है, तो 4 ऊपर रहेगा, अपॉन का जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। पाई आर की पावर 3 इंटू रो, और नीचे है स्मॉल आर स्क्वायर, ये चलता रहेगा। कुछ कटेगा यहाँ से, 4 पाई से 4 पाई काट सकते हैं, जो बचेगा उसको लिखेंगे। यहाँ बचेगा E इक्वल टू, अब देखिए 1 है, ये r की पावर 3 है, ये रो है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा r की पावर 3 इंटू रो अपॉन में, और यहाँ पर बचेगा एप्सिलॉन नॉट 3r स्क्वायर, तो लिखेंगे आप 3 एप्सिलॉन नॉट और छोटा r स्क्वायर। इतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके पृष्ठ पर नहीं उत्पन्न होगी, मतलब गोले के बाहर इतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल R भी आ रहा है, स्मॉल r भी आ रहा है। तो गोले और ऊर्ध्वाधर रोशन पृष्ठ है उसके बीच में इतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। और ये जो फॉर्मूला उत्पन्न हुआ है, ये इसका व्यापक व्यंजक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का व्यापक व्यंजक है। अब गोले के पृष्ठ पर लिखेंगे, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोले के पृष्ठ पर, जो गोला है आपका, इसके पृष्ठ पर यदि आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r प्रयोग होगा, क्योंकि बाहर की जो त्रिज्या है उसकी आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये त्रिज्या भी स्मॉल r के बराबर हो जाएगी, या स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे आप, कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r प्रयोग करेंगे।
तो कैपिटल आर के स्थान पर स्मॉल आर जब आप प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन इक्वल टू E इक्वल टू आर की पावर 3। अब देखिए जो त्रिज्या है आपने आर की पावर 3 मानी है तो आर की पावर 3 ही रखिए, बोलने के लिए आप इसको कर रहे हैं तो आर की पावर 3 इंटू रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल आर है, स्मॉल आर के स्थान पर भी कैपिटल आर का प्रयोग करेंगे, इसकी पावर है तो कुछ इस तरह से कुछ कटेगा, जो कटेगा काटेंगे, आर की पावर 3 से 3 कटेगा, आर की पावर 2 से 3 पावर कट जाएगी, बचेगा E इक्वल टू आर इंटू रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन 0। अर्थात इतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके पृष्ठ पर उत्पन्न होगी, जो गोले का पृष्ठ है उस पर आर इंटू एप्सिलॉन नॉट आर इंटू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम, मात्रक सहित आप इसको लिख सकते हैं। ये गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ जाता है, और ये जो व्यंजक आया था बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आया था। आई होप आपने यहां तक समझ लिया होगा बहुत अच्छे से। बाकी अगली वीडियो में, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, अभी इसके आंतरिक बिंदु पर भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो अगली वीडियो में इसको हम कर लेंगे। थैंक यू।